हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो कैसे हो दोस्तों आप लोग यार। और जैसे कि आपको बताया यार, इस पर्टिकुलर वीडियो में क्योंकि लास्ट एकदम हम मतलब कंप्लीट कर चुके हैं सारे के सारे कंसेप्ट, और इसमें मैं जो बात करने वाला हूँ एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स की मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। वो कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, और सम उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो असर्शन रीजन से रिलेट करेंगे। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना ये सेशन मस्त तरीके से। और होप सो आपने बढ़िया तरीके से पूरे चैप्टर को पढ़ लिया होगा, उसके कंसेप्ट सीख लिए होंगे, उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए होंगे। प्रैक्टिस आपने लॉट ऑफ प्रैक्टिस एक्चुअली कर ली होगी और आपको मजा आया होगा कंसेप्ट को अप्लाई करने में। ओके, और कंसेप्ट को सीख के अप्लाई करने में ऑब्वियसली जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो तभी पता चलता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। ओके, सो आज कुछ ऑसम से कुछ क्वेश्चन लेते हैं और सारे एनसीईआरटी बेस्ड होने वाले हैं, तो दैट्स व्हाई आप बढ़िया तरीके से उनको फॉलो करेंगे क्योंकि एज इट इज आएंगे। एनसीईआरटी से जो भी क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली वो एज इट इज ही आएगा, कॉपी पेस्ट हो गए। सो आपको पता होना चाहिए, तो सारे नहीं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो हियर वी गो, दो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप इसको देख लेंगे, जल्दी से आप इसको पढ़ लेंगे, और पहले मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन को यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, उसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगे उनकी भी डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके, कम ऑन। सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आने के ज्यादा चांस बने रहते हैं बॉस, दैट्स व्हाई। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन को ध्यान से मस्त तरीके से, फिर अप्लाई करेंगे कॉन्सेप्ट। मैं भी एक बार जल्दी से देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ, मस्त तरीके से अप्लाई करते हैं। ठीक है, बकवास काफी कर लिया हमने। ओके, सो उसने बोला द अर्थ इज an approximate sphere. Okay, the earth is an approximate sphere if the interior contained matter is not the same density everywhere. मतलब उसने बोला कि अगर अर्थ को मैं अप्रोक्सीमेटली एक स्फीयर मान ले, मतलब बिल्कुल गोल मान ले, ठीक है, एक स्फीयर मानेंगे, और इसका जो इंटीरियर जो मटेरियल है, इसके अंदर जो मटेरियल है उसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो वेरिएबल है, वो वेरी कर रही है, यहाँ पे अलग, यहाँ अलग है, अलग अलग डेंसिटी के साथ ये मैटर यहाँ पे इसके अंदर है। ठीक है जी, ऐसा उसने बोला है। ठीक है सर, तो उसने बोला देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अब इस कंडीशन में जब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसके सरफेस पे जो भी होगा, जो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन होता था जी, वो बताओ क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो, अगर ये डेंसिटी कांस्टेंट होती दोस्तों, अगर ये डेंसिटी कांस्टेंट होती, ठीक है, डेंसिटी कांस्टेंट की बात कर रहा हूं मैं, साइज तो एज इट इज है, रेडियस तो याद करो जी का फॉर्मूला होता था Gm/r², और चूंकि ये मास के टर्म्स में है तो डेंसिटी के टर्म्स में मैंने आपको बताया था 4/3 पाई रो gr, ये आया था निकल के। जब आप मास को कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब देखो ये कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, तो मैंने वहां पे भी क्वेश्चन कराए थे, वहां पे भी कंसेप्ट बताया था, तो g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो इनटू r। तो जो g एक्चुअली वो डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, वो r पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, रेडियस पे, रेडियस को चेंज नहीं कर रहा है तो ये कांस्टेंट कर दो, तो g डेफिनेटली डेंसिटी ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा। पहली बात तो ये समझो, मतलब डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो g हर जगह कांस्टेंट होगा, हर जगह कांस्टेंट होगा, जी की वैल्यू इसके सरफेस पे हर जगह कांस्टेंट होगी। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो जी सेम रहेगा, अगर ये कांस्टेंट है तो जी सेम रहेगा। लेकिन उसने बोला ये कांस्टेंट नहीं है, तो अगर ये कांस्टेंट नहीं है और ये डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो ये वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल है तो जी भी चेंज होगा, जी भी चेंज होगा। और देखो ध्यान से, जब डेंसिटी कांस्टेंट होती थी तो उसके सेंटर पे अर्थ के जी 0 होता था, बट अब यहाँ पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे जी 0 नहीं होगा क्योंकि डेंसिटी हर पॉइंट पे वेरी कर रही है। ठीक है, डेंसिटी हर पॉइंट पे वेरी कर रहे हो, उसकी वजह से जी भी वेरी करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे सारे ऑप्शन को आप रीड करो, और लास्ट वाला ऑप्शन है कैन नॉट बी 0 एट एनी पॉइंट, तो दिस मस्ट बी द वेरी करेक्ट आंसर कि डेंसिटी किसी भी पॉइंट पे अब 0 नहीं हो सकता, जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट पे अब 0 नहीं हो सकता। उसने बोला कैन नॉट बी 0 एट एनी पॉइंट। आपको बात समझ में आई, कंसेप्ट क्या है ये भी बता दिया, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है ये भी बता दिया। तो जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे एसएससी रीजन में, या जो भी क्वेश्चन वो बनाएगा वो बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो वो ध्यान से समझ के कंसेप्ट को डीपली जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए 1 by 1 जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उनको समझना है, केवल करना नहीं है, उनको समझना है, और जो आपने कंसेप्ट पढ़े तो उनको कैसे अप्लाई करोगे ये भी समझना है। ठीक है सर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ओके, सो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आप इसको पढ़ लो, बहुत औसम प्रॉब्लम मानी जाएगी। इसमें जो कंसेप्ट यूज हो रहा है उसको और अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, देन आफ्टर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कमाल है कि नहीं, कमाल है बॉस। क्वेश्चन आप देख लेंगे, बोथ द अर्थ एंड द मून आर सब्जेक्टेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन। ऑब्वियस है, सन की वजह से ही उनके दोनों के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है जी,
ऑब्वियसली एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सन, सन से ऑब्जर्वेशन करनी है, द ऑर्बिट ऑफ द मून। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर ये हमारा सन है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सन है और इसकी ऑर्बिट में कहीं पे मून है और अर्थ भी है, ठीक है, हमने इसको मून मान लिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि सन से ऑब्जर्व करना है और यहां से देखने पे जो मून की ऑर्बिट होगी ना, ये जो मून की ऑर्बिट होगी वो उसके बारे में बात कर रहा है, यानी ऑर्बिट ऑफ मून, ठीक है, ये इसके बारे में बात कर रहा है, ऑर्बिट ऑफ मून की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या बात कर रहा है सर, ऑप्शन पे जाना पड़ेगा इसके लिए। तो वो बोल रहा है विल बी इलिप्टिकल, क्या वो इलिप्टिकल होगी? तो तुरंत दिमाग में आएगा यस इलिप्टिकल होगी, और आप पहला ही आंसर टिक करके आएगा, क्योंकि सन के अबाउट सारे प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ में ही रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, इलिप्टिकल होगी, डायरेक्ट आप आंसर कर दोगे, लेकिन हो गया गलत। अब आगे पढ़ लो, पहले ऑप्शंस क्या है। उसने बोला विल बी स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल बिकॉज, नो 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 नो, विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल, ओके, विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल बिकॉज द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज नॉट सेंट्रल, ठीक है, टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा, टोटल, दिस इज नॉट सेंट्रल, नॉट इक्वल टू सेंट्रल फोर्स, ये टोटल जो है इस केस में, मून के केस में, उस पर एक्ट करने वाला जो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स नहीं है, वो ये बोल रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो इलिप्टिकल ही होगा, उसका जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ही होगा, हम बिल्कुल कंफर्म ये नहीं कह सकते। नेक्स्ट में ये बोल रहा है। थर्ड में क्या बोल रहा है, इज नॉट इलिप्टिकल बट विल बी नेसेसरली बी क्लोज्ड कर्व, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। फिर लास्ट में क्या बोल रहा है, डेविएट्स कंसिडरेबली फ्रॉम बीइंग इलिप्टिकल ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द प्लैनेट अदर देन द अर्थ, ओके। अब ध्यान से देखो, चूंकि मून की बात कर रहा है, तो बिकॉज ऑफ, जब आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है ना, सन से जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो मून पे ना दो फोर्स एक्ट करते हैं, ध्यान से समझना, दो फोर्स एक्ट करेंगे व्हेन, है ना, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम सन, so there are two forces acting on moon, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि हर समय तो ऐसा नहीं होगा कि जो मून है वो अर्थ और जो मून है वो सन और अर्थ को ज्वाइन करने वाली लाइन पे हमेशा ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो एक्टिंग ऑन मून, ठीक है, दो, किसकी वजह से, ड्यू टू सन एज वेल एंड ड्यू टू अर्थ, अर्थ की वजह से भी तो फोर्स लगेगा, तो सन भी अपना फोर्स लगा रहा होगा, अर्थ भी अपना फोर्स लगा रही होगी, और जरूरी नहीं है वो एक ही लाइन पे होंगे कि सारा फोर्स सेंटर की तरफ ही आ जाएगा, ठीक है, उनकी अलग अलग लाइन ऑफ ज्वाइनिंग हो सकती है। तो जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो जरूरी नहीं है कि वो सेंट्रल ही होगा नेट फोर्स, ठीक है। इट मीन्स हम नहीं कह सकते स्ट्रिक्टली, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई वो इलिप्टिकल ही है, ठीक है। तो उसने बोला है कि विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल, बिकॉज ऑफ द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज नॉट सेंट्रल। यस, दिस मे बी दिस मस्ट बी एक्चुअली करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, यानी ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर आपको बी यहाँ पे दिख रहा है। तो हम ये इलिप्टिकल नहीं कह सकते, क्योंकि सारा फोर्स सेंटर की तरफ नहीं है, क्योंकि मून भी एक्ट कर, मून पे जो फोर्स लग रहा है सन भी एक्ट करा रहा है और वो अर्थ भी एक्ट करा रही है। दैट्स वाई ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है, दैट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर। सो हम यहाँ पे आंसर करेंगे विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल बिकॉज ऑफ द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज नॉट सेंट्रल। यस, ये मोस्ट करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। समझ में आगे होगी बात, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, बस ये समझो कि चूंकि मून पे अर्थ भी फोर्स अप्लाई करती है, सन भी करता है, तो जरूरी नहीं है वो एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे होंगे, अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए नेट फोर्स सेंटर पे जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो अगर वो लाइन पे है तो जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। तो हम बिल्कुल फिक्स नहीं करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, ठीक है, फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, तो जरूरी नहीं है, ओके। सो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो मजा आ रहा है, कितना डीप में जा रहे हैं यहाँ पे, जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं एनसीईआरटी, ओके। गाइस, एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन करेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें और ऑसम सा, इसने बोला इन आवर सोलर सिस्टम, ओके, इंटरप्लैनेटरी रीजन हैज चंक ऑफ मैटर, चंक ऑफ मैटर मींस मच स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू द प्लैनेट, ओके, एंड दीज आर कॉल्ड एज एस्टेरॉइड्स, इन्हीं को एस्टेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है, ओके, जिनका मास बहुत कम होता है कंपैरेटिवली टू प्लैनेट, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए उसने, उसको देखते हैं। उसने बोला ये जो एस्टेरॉइड्स हैं दे विल मूव अराउंड द सन सिंस दे हैव वेरी स्मॉल मासेस कंपेयर टू द सन, ठीक है, ओके। ये बोल रहा है कि क्या सही होगा, फिर आगे बढ़ते हैं। उसने बोला विल मूव इन इररेगुलर वे बिकॉज ऑफ देयर वेरी स्मॉल मासेस एंड विल ड्रिफ्ट अवे into outer space, ये सेकंड है। थर्ड में है will move around the sun in closed orbit but not obey Kepler's law,
लास्ट में है विल मूव इन ऑर्बिट्स लाइक प्लैनेट्स एंड ओबे केपलर्स लॉज। क्या लगता है बॉस? ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं एस्टेरॉइड्स, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, उसने बोला है एस्टेरॉइड्स की वो बात कर रहा है। तो ये एस्टेरॉइड्स जो होते हैं ना, इनका जो मास होता है ना, वो वेरी 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 लेस देन मास ऑफ प्लैनेट होता है, बट इन पे एक्ट करने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंट्रल ही होगा, वो सेंट्रल होगा, इसलिए इनका जो मूवमेंट होगा, इसलिए इनका जो मूवमेंट होता है ना बॉस, वो जो मूवमेंट होगा इनका, ठीक है, इनका जो मूवमेंट होगा वो किसकी तरह होता है? लाइक प्लैनेट्स, लाइक प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की तरह ही मूव करेंगे, ठीक है, प्लैनेट्स की तरह ही मूव करेंगे, यानी दे विल मूव इन ऑर्बिट्स लाइक प्लैनेट एंड ओबे केपलर्स लॉज। यस, केपलर्स लॉज को भी ये ओबे करेंगे, ठीक है, ये केपलर्स लॉ को भी ओबे करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दे विल ओबे केपलर्स लॉ एज वेल। मतलब बिल्कुल ट्रीट करेंगे जस्ट लाइक अ प्लैनेट्स। हाँ, मास बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर सेंट्रल फोर्स वहां पे एक्ट कर रहा है तो बिल्कुल वैसे ही सन के अराउंड, इन्होंने रेवोल्यूशन के अराउंड की ही बात कर रहा है ऑब्वियसली सोलर सिस्टम में, ठीक है ना, दे विल अराउंड द सन, बिल्कुल सिमिलरली लाइक जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही इनका रिवोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप बता सकते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब इनको क्या मानेंगे हम, जो एस्टेरॉइड्स हैं ये बिल्कुल इनके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरीके से एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा ऑब्वियसली, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको डिफाइन करना कि हाँ बिल्कुल वैसे करेंगे। तो लास्ट ऑप्शन को आप करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। ओके बॉस, ठीक है, कूल। अब कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्चुअल टाइप के एंजाइटी की प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर ली है, जो और भी हैं, काफी हैं, लेकिन जो मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो इन पे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं डायरेक्टली एज इट इज। अब हम कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन देख लो आप, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, छोटा सा कंसेप्चुअल ही मान सकते हो वैसे तो। क्वेश्चन में बोला है पार्टिकल ऑफ मास 2m, m एंड m आर रिस्पेक्टिवली एट द पॉइंट ABC, जैसे कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पे, और AB की जो डिस्टेंस है वो BC से हाफ है, यानी ये जो AB है वो दे रखा है आपको BC/2 है, तो BC आप निकाल सकते हो यहाँ से, 2 टाइम्स ऑफ AB आएगी, और AB ऑलरेडी आ रहा है तो BC हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ R, मतलब ये डिस्टेंस हो गई आपके पास 2 टाइम्स ऑफ R, ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको डायग्राम में, ठीक है। उसने बोला जो स्मॉल m मास है वो बहुत कम है कंपेरेटिवली टू कैपिटल M एट t = 0 टाइम पे, जब t 0 है। फिर वो बोलता है दे आर एट रेस्ट एज गिवन इन द फिगर एट सब्सिक्वेंट टाइम्स बिफोर द कोलिजन टेक प्लेस, है ना। सो बताना है कि जो स्मॉल m है वो को मूव करेगा, क्या वो रेस्ट भी रहेगा, मूव करना स्टार्ट करेगा, तो उस पे नेट फोर्स चेक करना पड़ेगा ना। तो इस पे नेट फोर्स चेक करो, इसके ऊपर भाई इसका मूवमेंट के बारे में बात कर रही है, तो यार इस पे नेट फोर्स अगर 0 आ रहा है तो ये नहीं जाएगा, अगर फोर्स आ रहा है तो फिर ये इसकी तरफ जाएगा या 2m की तरफ जाएगा, ये चेक कर लेते हैं। देखो इन दोनों की एक ही वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, मास के बीच में अट्रैक्शन होता है हमेशा, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, सपोज करो इसका फोर्स F1 है, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, सपोज करो F2 है, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालते हैं F1 G, इसका मास है 2m, इसका मास है m, इनके बीच की डिस्टेंस है r², ये आ गया, ठीक है। और अगर हम F2 निकाले इसकी वजह से, तो G भाई न्यूटन लॉ यूज करेंगे ना, m इंटू स्मॉल m, और डिस्टेंस है 2r का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, और ये डिस्टेंस कम है और ऊपर मास ज्यादा है, ठीक है, ये ज्यादा होगा, यानी F1 इज ग्रेटर देन F2, क्लियर आपको दिख भी रहा है, ठीक है, ये तो बहुत कम नहीं हो गया इसके कंपेरेटिवली अगर चेक किया जाए तो। नेट फोर्स इसके ऊपर जो एक्ट करेगा, इन दोनों की वजह से जो इनका नेट इफेक्ट आएगा वो इधर आएगा। सो दिस मास स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स दिस, तो यू जस्ट चेक आउट द ऑप्शंस, ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, m विल मूव टुवर्ड्स 2m, बस ये इसका आंसर होगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, तो ये 2m की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, एंड दिस इज द कंसेप्ट। आराम से आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं लेने का बॉस, ठीक है। अब और ऑसम से जो इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पहले हमने कंसेप्चुअल देखे, अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर असर्शन रीजन देखेंगे। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जल्दी से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, जो डेटा गिवन है उसको लिख लेंगे, कंसेप्ट हमने सारे सीख रखे हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बस आपने अप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि एक प्लैनेट है, ठीक है जी, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन इलेप्टिकल पाथ में, उसकी एरियल वेलोसिटी दे रखी है, और एरियल वेलोसिटी आप सबको पता है dA/dt होती है, दे रखी है एरियल वेलोसिटी, ठीक है, और उसकी जो मिनिमम डिस्टेंस है सन से, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो दे रखी है। आपको पता है ना इलेप्टिकल पाथ में कैसा होता था, याद करो, ठीक है, ये सन की लोकेशन मान लो, तो ये मिनिमम डिस्टेंस होती थी अगर प्लैनेट यहाँ पे है, तो दिस इज r मिनिमम, और सन से अगर प्लैनेट यहाँ है, ये सबसे दूर वाली डिस्टेंस है r मैक्सिमम, ठीक है जी, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस दे रखी है, तो बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। तो यार जहां पे डिस्टेंस मिनिमम होगी वहीं वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है, क्लियर है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो याद रखना, अब करोगे कैसे सर, चूंकि एरियल वेलोसिटी दे रखी है मिनिमम डिस्टेंस, और जब भी एरियल वेलोसिटी गिवन हो और आपको मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे, तो आप एंगुलर मोमेंटम का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या होता था फॉर्मूला,
dA/dt, 2m इंटू dA/dt। और इसको क्या लिख सकते हो एंगुलर मोमेंटम को, याद रखो mvr। तो mv क्या लेंगे, मैक्सिमम, डिस्टेंस क्या लेंगे, मिनिमम, 2m इंटू dA/dt। तो काम आया ना ये फॉर्मूला, जो भी मैंने आपको सिखाए थे, पढ़ाए थे, जो भी था, मास उड़ा दो, ये निकालना है। तो v max इक्वल टू आ गया 2 dA/dt और नीचे आ जाएगा r मिनिमम। ठीक है सर, तो v max आपके पास आ गया 2, r मिनिमम कितना है सर, 2 इंटू 10⁻12, dA/dt कितना है सर, 4 इंटू 10⁻16 है भाई ये। ठीक है, 16 है ये 2 कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल हो गया, तो 4 इंटू 10⁻4 बचेगा। 4 को आप लिख सकते हो 40 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, पर सेकेंड ही है ना, ऑप्शन आप चेक कर लेंगे, हाँ, पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर मैक्सिमम स्पीड। यानी मिनिमम डिस्टेंस पे जब प्लैनेट होगा सन से, उस समय उसकी जो स्पीड होगी इस पर्टिकुलर कंडीशन में 40 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप हैंडल करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन लिखो, फिर उनको रिकनेक्ट करो, फिर देखो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे जरूरी है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हर कंसेप्ट, हर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, बढ़े आगे, मस्त तरीके से सीख रहे हो, मस्त तरीके से। ओके, यही क्वेश्चन आप जल्दी से आप पढ़ेंगे और मस्त तरीके से देखेंगे। ये भी कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए आपको। मैंने इसका लॉजिक जब कंसेप्ट बताया तो बताया था। प्लैनेट है, उसका मास m है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दे रखी है R1 एंड R2। R1 है इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस और R2 दे रखी है इसकी मिनिमम डिस्टेंस जो सन से। अब बार बार मुझे डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, ठीक है, तो ये दे रखी है। ठीक है सर, फिर क्या बोल रहा है सर, वो बोल रहा है कि देन द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू। जब भी कभी मैक्स और मिनिमम डिस्टेंस गिवन हो तो याद करो इलिप्टिकल पाथ हो। उसने क्लियर बोला है कि इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल पाथ है। याद करो मैंने आपको बताया था जब थर्ड लॉ में आपको समझा रहा था, जब इलिप्टिकल पाथ हो तो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 3, यानी t स्क्वायर a की पावर 3/2। और ये लेते थे मीन डिस्टेंस। मीन डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, मीन डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन डिस्टेंस। कैसे निकालोगे इसकी, ये रहा सन, ये इसकी R1, ये इसकी R2। मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम, मैक्सिमम को बोला है R1 और इसको बोला है R2 मिनिमम। ठीक है, तो और यहाँ पे सेंटर होता था तो ये होती थी इसकी मीन डिस्टेंस। कैसे निकालोगे, मीन डिस्टेंस जब भी निकालनी हो तो मैक्स प्लस मिनिमम बाय 2, एवरेज निकालना है ना। मीन डिस्टेंस का मतलब एवरेज डिस्टेंस, मीन डिस्टेंस इन दोनों का एवरेज, बस पुट कर दो। तो एक जगह क्या लिखोगे, R1 प्लस R2 बाई 2 की पावर 3/2। ये तो कांस्टेंट है, तो हैंस वी कैन राइट t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस 2 की पावर 3/2, ऐसे आप लिख सकते हो। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, पता चला आप डायरेक्ट करके आगे। इसमें एक ऑप्शन ऐसे भी है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। ये तब है जब सर्कुलर पाथ होगा, जब सर्कुलर पाथ होगा। अगर वो आर को मीन डिस्टेंस बोलेगा तो ये भी सही है। ठीक है, इलिप्टिकल है और आपको मैक्स और मिनिमम डिस्टेंस दे रखी है तो आपको मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, सन से दोनों डिस्टेंस दे रखी है प्लैनेट की, तो आपको मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके भाई लोग, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ग्राफिकल टाइप का क्वेश्चन है, इजी है, जल्दी से मैंने फिर भी देख लिया है, उड़ा देना आपको बस पता होना चाहिए। उसने बोला यहाँ पे कुछ ग्राफ गिवन है और ग्राफ यहाँ लिखा है टी स्क्वायर। ठीक है, यानी टाइम पीरियड जो उसका रेवोल्यूशन टाइम होता है और ये डिस्टेंस होती है उसकी जो, ठीक है, आर। ठीक है, उसने बोला है आर, ये लिखा है आर का क्यूब। तो यार हमें पता है जो रिलेशन होता है वो यही तो होता है, यही तो रिलेशन होता है। ठीक है, यही तो रिलेशन होता है, यही होता है रिलेशन। तो अगर ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, जैसे टी स्क्वायर का टी स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे और आर क्यूब का आर क्यूब डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे थोड़ी देर के लिए वाई, इसको मान लेंगे एक्स, तो ये तो स्ट्रेट लाइन बनेगी डायरेक्ट पासिंग थ्रू ओरिजिन। दिस इज द मोस्ट करेक्ट ग्राफ, ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ठीक है, हाँ ग्राफ चेंज हो जाता है अगर यहाँ पे टी लिखा होता है, जबकि यहाँ टी स्क्वायर है। ठीक है ना, तब ये चेंज होता है, यहाँ पे कुछ और लिखा होता। तो यार एज इट इज टी स्क्वायर लिखा है, आर क्यूब लिखा है, तो ये लीनियर फंक्शन ग्राफ माना जाएगा, लीनियर फंक्शन ग्राफ माना जाएगा। जस्ट चेक आउट योर ऑप्शन, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, फोड़ सकते हो, उड़ा सकते हो, तोड़ सकते हो। ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं दोस्तों, असर्शन रीजन टाइप के और समथिंग लाइक स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। फटाक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, ओके, यही सो दो क्वेश्चन मैं असर्शन रीजन के यहाँ डिस्कस करूंगा, तो उससे थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और फिर हमने अप्रोच कैसे करना है, कंसेप्ट हमें आते हैं कि नहीं आते हैं, उनको अप्लाई कैसे करना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, असर्शन में बोला गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट एवरी प्लेस ऑन इट इज नेगेटिव। सही है, ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल होता है वो तो हमेशा नेगेटिव होता था, Gm/r। अगर हम किसी पॉइंट की बात करें, पॉइंट मास की बात करें या किसी बॉडी के, वो तो हमेशा नेगेटिव होता था, याद करो, हमेशा नेगेटिव होता था। सही है, असर्शन तो सही है। एवरीबॉडी ऑन अर्थ इज बाउंड बाय द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। यस,
एवरीबॉडी ऑन अर्थ इज बाउंड बाय द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। यस, बिल्कुल अट्रैक्शन है तभी तो नेगेटिव है, ठीक है। यस सही है, रीजन भी सही है, इसका रीजन भी सही है। तो असर्शन रीजन में आप क्या बोलोगे, ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यस, यही करेक्ट है, मतलब असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि अट्रैक्शन है तभी तो नेगेटिव है बॉस, तभी तो नेगेटिव है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि आपका असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये आप बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये आप बता सकते हैं। आराम से पढ़ेंगे स्टेटमेंट, आराम से अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपके बेसिक फंडे क्लियर है तो आप उड़ा सकते हो। एक और क्वेश्चन लास्ट हम यहाँ पे देखने वाले फटाक से, और जल्दी से जो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने कंसिडर कर लिए हैं दोस्तों, जो एनसीईआरटी से यहाँ से पूछे जा सकते हैं, कंसेप्चुअली, न्यूमेरिकली, जैसे भी है। बाकी सारे न्यूमेरिकल हर टाइप के तो ऑलरेडी मैं कवर कर ही चुका हूँ, इसमें मैंने इतने क्वेश्चन आपके लिए बनाने थे। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया जल्दी से देख लेते हैं। उसने बोला द टाइडल वेव्स इन सी आर प्राइमरली ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ। मतलब जो समुद्र में जो टाइडल वेव्स बनती हैं, जो वेव आती हैं, तो वो मेनली किसकी वजह से होती हैं, ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ। नहीं, गलत। वो जो टाइडल वेव होती हैं दोस्तों, ठीक है, टाइडल वेव्स होती हैं, ये दोनों की वजह से होती हैं, ड्यू टू ग्रेविटेशनल इफेक्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ एंड मून, मून चंद्रमा है ना, और अर्थ पृथ्वी, दोनों की वजह से होती है, दोनों की वजह से। तो ये तो भाई गलत हो गया, यानी असर्शन आपका गलत हो गया। फिर रीजन उसने दिया है, द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मिनिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। बिल्कुल गलत। सरफेस ऑफ अर्थ पे जो इंटेंसिटी होती है, अगर यहाँ पे आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटेंसिटी तो मैक्सिमम होती थी, GM अपॉन रेडियस पे डिपेंड करती थी, और ये तो मैक्सिमम होती है ना, मैक्सिमम होती है। क्या बात कर रहे हो इंटेंसिटी, ठीक है। तो सरफेस पे तो मैक्सिमम होती थी, याद करो, ठीक है, क्योंकि मास पे डिपेंड कर रही है, जी पे मतलब उसकी रेडियस पे डिपेंड कर रही है, इसके अंदर जाने पे वेरी कर जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, और बाहर जाने में तो डिक्रीज करती रहेगी। तो ये गलत है, मतलब असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। मतलब आप देख सकते हैं, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट ऑब्वियसली। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और इससे ये पता चलता है कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस करने के लिए आपको सारे बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली याद होने चाहिए। उनका एप्लीकेशन कैसे करना है, उसकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप करेंगे, ठीक है। हिंट मैंने आपको दे दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से रिलेटेड कैसे आ सकते हैं, और किस तरीके से आप उनको सॉल्व करके आएंगे। ओके गाइज, अब एक लास्ट वीडियो और मैं इसकी बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें सारे PYQs होंगे, वो जेईई मेंस के हो सकते हैं, IIT के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं, और नीट के क्वेश्चंस, ये 3 कॉम्बिनेशन में वहां पे यूज करने वाला हूं। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से सारे क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं मस्त तरीके से, और कंप्लीट आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एक मस्त तरीके से। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।